निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रस्तुत मॉड्यूल 13 विद्यालय नेतृत्व विकास अवधारणा एवं अनुप्रयोग के सत्र 5 अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकें एवं विद्यार्थी अधिगम प्रतिफल में दल अधिगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्रशिक्षण सत्र में हम समझने का प्रयास करेंगे कि अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकें एवं विद्यार्थी अधिगम प्रतिफल में दल अधिगम की अवधारणा एवं परिचय क्या है। आइए सबसे पहले इसके प्रशिक्षण प्रतिफल को बिंदुवार समझते हैं। पहला, शिक्षक अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकों को समझ सकेंगे। दूसरा, विद्यालय प्रमुख अकादमिक पर्यवेक्षक की भूमिका से परिचित हो सकेंगे। तीसरा, शिक्षक एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रभावी अकादमिक पर्यवेक्षण करने में सफल हो सकेंगे। चौथा, विद्यालय में अधिगम वातावरण का सृजन हो सकेगा। पांचवा, दल की समझ विकसित हो सकेगी। और अंत में छठवां, शिक्षक दल अधिगम के अंतर्गत प्रभावी स्टाफ मीटिंग के महत्व को समझ सकेंगे। आइए सत्र आरंभ करने के पहले ये जान लिया जाए कि मुख्य प्रशिक्षण बिंदु क्या होंगे। सर्वप्रथम हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि अकादमिक पर्यवेक्षण क्या है। दूसरा मुख्य प्रशिक्षण बिंदु है अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकें। तीसरा, लर्निंग राउंड के बारे में जानकारी। चौथा, विद्यालय में अधिगम वातावरण का निर्माण। पांचवा, शिक्षक एवं विद्यालय प्रमुख एक चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में। छठवां, सतत चिंतन मनन से नेतृत्व अभ्यास का बेहतर होना। और अंत में सातवां मुख्य प्रशिक्षण बिंदु है दल अधिगम। आइए चर्चा आरंभ करते हैं अकादमिक पर्यवेक्षण पर। अकादमिक पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के शब्द एकेडमिक सुपरविजन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है कि वह श्रेष्ठ दृष्टि जो स्थिति का सही आकलन कर संबंधित शिक्षा क्षेत्र का भावी विकास कर सके। सूक्ष्म श्रेष्ठ निरीक्षण के आधार पर प्राप्त तथ्यों के विवेचन से भावी शैक्षणिक गुणवत्ता का विकास करना। विद्यालयों को ज्ञान का केंद्र स्वीकार किया जाता है, अतः इनसे उचित अध्यापन व अधिगम की अपेक्षा है। यह आश्वस्त होने के लिए कि विद्यालयों में समुचित अध्ययन अध्यापन होता है, शिक्षक अध्यापन के योग्य है, अधिगम के लिए समुचित पर्यावरण है, विद्यार्थियों की प्रगति पर समुचित ध्यान दिया जाता है, पर्यवेक्षण की आवश्यकता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। प्रभावी पर्यवेक्षण के बिना शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं है। अतः प्रभावी पर्यवेक्षण राष्ट्रीय शैक्षिक विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। निरंतर बढ़ते हुए विद्यालयों और उनमें विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या व वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने अकादमिक पर्यवेक्षण कार्य को अत्यंत जटिल बना दिया है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रभावी पर्यवेक्षण व कुशल पर्यवेक्षण दोनों ही शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
आइए और समझने का प्रयास करते हैं सपोर्टिव सुपरविजन अर्थात अकादमिक पर्यवेक्षण को। सपोर्टिव सुपरविजन विद्यालयों के संवर्धन का एक प्रयास और उसके लिए आवश्यक है पूरी तैयारी। उसका पहला चरण है विद्यालय भ्रमण से पूर्व की जाने वाली तैयारियां, जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। विद्यालय जाने से पहले भ्रमण की पूरी योजना बनाएं। जिस विद्यालय का निरीक्षण करना है वहां के शिक्षकों के बारे में, बच्चों के लर्निंग लेवल व गांव की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास करें। साथ ही उस विद्यालय के सेट स्कोर का अच्छे से विश्लेषण कर लें एवं प्रेरणा चेकलिस्ट के आधार पर तैयारी करके विद्यालय के लिए जाएं। इस प्रकार एआरपी पूरी तैयारी के साथ विद्यालय में सपोर्टिव सुपरविजन के लिए पहुंचती है। सपोर्टिव सुपरविजन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है विद्यालय भ्रमण के दौरान किए जाने वाले कार्य। नमस्कार मैम, मैं इंग्लिश की एआरपी हूँ। आज मैं आपके विद्यालय में इंग्लिश की क्लास देखना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, आप निसंकोच क्लास देखिए। सपोर्टिव सुपरविजन के लिए जरूरी है कक्षा का अवलोकन करना। शिक्षक हमारे शरीर पर बच्चों से चर्चा करते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम लोग कुछ कार्डों के साथ एक गतिविधि करते हैं। सभी बच्चे उत्साहित होकर शिक्षक की ओर देख रहे हैं। शिक्षक बच्चों के बीच फ्लैश कार्ड वितरित करते हैं जिनमें मानव अंगों के विभिन्न चित्र व मानव अंगों के नाम लिखे हैं। बच्चे एक एक करके कार्ड उठाते हैं और उसकी अपने अंगों से पहचान करते हैं। साथ ही वे बगल में बैठे अपने साथी से चर्चा करते हैं। चर्चा के दौरान शिक्षक बच्चों के पास जाते हैं तथा उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। शाबाश रिंकी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और शादाब, तुमने भी बिल्कुल ठीक कहा है। वेरी गुड। इस प्रकार शिक्षण कार्य पूरा होने के बाद एआरपी द्वारा बच्चों की कॉपियां देखने के साथ प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष 5 बच्चों से कुछ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कैसी लगी क्लास बच्चों? बहुत अच्छी मैम। तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? सर जी का प्यार से पढ़ाना। सपोर्टिव सुपरविजन का अगला महत्वपूर्ण चरण है शिक्षक के साथ फीडबैक सत्र। आज की कक्षा के आधार पर एआरपी शिक्षक के साथ वार्ता करती है। परस्पर विश्वासपूर्ण वातावरण को बनाने के उद्देश्य से शुरुआत हमेशा सराहना से। आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। बॉडी पार्ट्स को पढ़ाने के लिए आपने जो ग्रुप वर्क किया वो जबरदस्त रहा। धन्यवाद मैडम। इससे बच्चे सहज रहते हैं और सभी पार्टिसिपेट करते हैं। आप सही कह रही हैं। अच्छा ये बताइए, क्या ये फ्लैश कार्ड आपने स्वयं बनाए थे? जी हाँ, और कभी कभी बच्चों को भी इसे बनाने में शामिल कर लेता हूँ। बहुत अच्छा, वाकई आप काफी प्लानिंग करके पढ़ाते हैं। क्या आप आज की शिक्षण योजना दिखाएंगे? योजना मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में है। लेकिन यदि आप लिखित रूप में संक्षेप में योजना तैयार करेंगे तो आपको ही मदद मिलेगी। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में तो इसे बनाने का एक सरल तरीका भी बताया गया है। इसके लिए आप दीक्षा पोर्टल का उपयोग करें। इस पर बहुत सी गतिविधियां व पढ़ाने की जानकारी है। इससे कक्षा और भी रोचक हो जाएगी। दीक्षा एक ऐप है जिसे मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद इसके माध्यम से किताब में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं।
स्कैन के बाद जो भी डिजिटल सामग्री दिखती है वह दीक्षा पोर्टल पर अपलोड रहती है और इस प्रकार एआरपी शिक्षक को टीचिंग प्लान बनाने के तरीके को विस्तार में समझाती है। मेरा एक सुझाव और भी है कि आप पढ़ाने में गीत, एक्शन व कहानी आदि का भी प्रयोग करें। चलिए कक्षा में चलते हैं। शिक्षक के अनुरोध पर एआरपी एक अन्य कक्षा में गतिविधि आधारित कक्षा का डिमॉन्स्ट्रेशन देती है। एआरपी अंग्रेजी की एक पोयम एक्शन सहित बच्चों के साथ करती है और साथ में समझाती भी है। शिक्षक जो भी पढ़ाए उसमें बच्चों की रुचि होना बहुत जरूरी है। यदि शिक्षक ऐसा कर पाता है तो समझिए सफलता निश्चित है। कक्ष में प्रधान अध्यापिका, अन्य शिक्षक और साथ में एआरपी बैठी हुई है। मुझे तो आपका विद्यालय अच्छा लगा। साफ सफाई व काफी डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट बना रखा है आपने। अच्छा, मुझे लाइब्रेरी कहीं नहीं दिखी। लाइब्रेरी तो नहीं है। क्या लाइब्रेरी नहीं है? किताबें तो हैं, लेकिन वो मेरी ऑफिस की अलमारी में ही रखी हैं। बच्चे सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं और फट जाती हैं। वो तो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन बच्चों तक किताबों की पहुंच होनी चाहिए। बात तो ठीक है। ऐसा करिए कि बच्चों का एक समूह बना दीजिए, जैसे बुक क्लब, जिनकी मदद से लाइब्रेरी को अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। मीना मंच को भी इन्वॉल्व कर सकती है। एक बात और, कक्षा में प्रेरणा तालिका तो थी, पर वो तो कोरी थी। प्रेरणा तालिका बच्चों की प्रगति को दर्ज करने के लिए है, उसका उपयोग करिए। ठीक है। और हाँ, आप सभी शिक्षक तीनों मॉड्यूल्स ध्यानाकर्षण, आधारशिला व शिक्षण संग्रह का भी उपयोग करें और उनमें दी गई गतिविधियों का प्रयोग अपने शिक्षण में करते रहें। इस प्रकार कई आवश्यक मुद्दों पर एआरपी सभी शिक्षकों से वार्ता करती है और कहती है कि हर सप्ताह बैठक हो जिसमें वे बच्चों की शैक्षिक प्रगति व बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाने के मामले में चर्चा करें। साथ ही स्वयं का भी प्रोफेशनल विकास करते रहें। सपोर्टिव सुपरविजन के लिए आवश्यक है बच्चों के माता पिता व एसएमसी सदस्यों से बातचीत कर उनके विचारों को जानें। एआरपी अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें रोज स्कूल भेजिए, घर पर भी देखिए कि वे पढ़ रहा है कि नहीं, और हाँ, उससे रोज पूछिए कि उसने आज स्कूल में क्या सीखा। एआरपी विद्यालय के रजिस्टर में आज की टिप्पणी दर्ज करती है और फिर एआरपी आगंतुक रजिस्टर में अपने सुझाव लिखती है। प्रधान अध्यापिका व अन्य शिक्षक उसे पढ़ते हैं और अपने हस्ताक्षर भी करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने अपने विद्यालय का सपोर्टिव सुपरविजन करने का मौका दिया। मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा। सपोर्टिव सुपरविजन से कक्षा के वातावरण में सकारात्मक बदलाव दिखने लगा। सपोर्टिव सुपरविजन एक महत्वपूर्ण चरण है। भ्रमण के कुछ दिन बाद शिक्षकों के साथ संपर्क में रहना, फोन पर बात करना और बनाई गई योजनाओं का अपडेट लेते रहना, साथ ही कार्य योजनाओं को कैसे लगातार बेहतर किया जाता रहे उस पर सुझाव देते रहना और इस प्रकार प्रभावी ढंग से सपोर्टिव सुपरविजन प्रदान करने का यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है। अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकें। इसके अंतर्गत पूछें, वर्णन करें, पूछें की तकनीक पर्यवेक्षक को आधिकारिक भूमिका से लोकतांत्रिक भूमिका की ओर ले जाती है, जिसमें पर्यवेक्षक अर्थात विद्यालय प्रमुख एवं अभ्यासकर्ता अर्थात शिक्षक दोनों एक साथ सीखते हैं। भविष्य के लक्ष्यों एवं सुधार की योजना पर दोनों के बीच एक सामान्य सहमति होती है।
क्लिनिकल पर्यवेक्षण यह अनुदेशन सुधार की तकनीक है। यह लक्ष्य आधारित कार्यक्रम है जिसमें विद्यालय और पर्यवेक्षक की विकास संबंधी आवश्यकताओं को मिलाकर चला जाता है। एक कार्यकारी संबंध पर्यवेक्षक व शिक्षकों के संपर्क में स्थापित किए जाते हैं। शिक्षक और पर्यवेक्षक के मध्य परस्पर विश्वास की अपेक्षा की जाती है। इसमें लचीली तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह मानकर चला जाता है कि पर्यवेक्षक शिक्षकों से अनुदेशन व अधिगम के संबंध में अधिक जानता है। इस प्रणाली में पर्यवेक्षक के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण यह पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है जिसमें यह मानकर चला जाता है कि पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता होता है। उसका उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। इस पर्यवेक्षण में यह भी माना जाता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों व विषयों की भिन्न विधियां हैं जिनके प्रयोग से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। निरोधात्मक पर्यवेक्षण यह पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक दोनों की कठिनाइयां जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में योग देता है। पर्यवेक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में पर्याप्त अनुभवी हों। लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण इस पर्यवेक्षण को सहयोगी पर्यवेक्षण भी कहा जाता है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विशेषज्ञ आदि सभी व्यक्ति परस्पर सहयोग से योजनानुसार एक दूसरे की समस्या निदान एवं सुलझाने में योग देते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि शिक्षक यह जानता है कि पर्यवेक्षण उसके शैक्षिक एवं व्यावहारिक विकास के लिए है। उसका उद्देश्य मात्र त्रुटि निकालने के लिए और उनका उपयोग उसके विरुद्ध करने के लिए नहीं है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण इसके निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं, अतः सभी को मान्य होते हैं। इसके निष्कर्ष पर्यवेक्षण सिद्धांतों के विकास में योग देते हैं। अविश्वास की स्थिति में प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसमें सर्वमान्य शैक्षिक विकास के लिए आधार प्रस्तुत किया जाता है। रचनात्मक पर्यवेक्षण इसके अंतर्गत शिक्षकों और छात्रों के सृजनशील गुणों का विकास होता है। नई नई शिक्षण विधियों के प्रयोग, परीक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं। शिक्षकों को अपनी नवीनता के कार्य के प्रति संतोष होता है जब उसके कार्य को सराहा जाता है। छात्रों और शिक्षकों की रुचियों में संशोधन होता है। उनके सृजनशील गुणों का विकास होता है। नवीन कार्य करने के प्रति एक स्वस्थ प्रतिद्वंदता का विकास होता है और नवीन प्रयोग विधियां शिक्षक समुदाय तथा शिक्षा जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लर्निंग राउंड में शिक्षक और विद्यालय नेतृत्वकर्ता दोनों शामिल होते हैं, जो एक दल के रूप में कक्षा अवलोकन के द्वारा शिक्षण प्रणालियों का अवलोकन करते हैं। विद्यालयों में शिक्षण अधिगम में प्रभावी व्यवस्थात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण सुधार। इस प्रक्रिया में अवलोकन शिक्षण अधिगम के किसी एक अथवा दो पहलुओं को केंद्र बनाकर किया जाता है। स्वयं के व्यावसायिक अधिगम का विकास। सभी केंद्रीय क्षेत्रों की पहचान कक्षा अवलोकन द्वारा होनी चाहिए। पर्यवेक्षकों अर्थात शिक्षकों और विद्यालय प्रमुखों का दल चुने हुए विषय पर लगभग 30 मिनट का कक्षा अवलोकन कर सकता है। पर्यवेक्षक वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करते हैं ताकि वे चुने हुए विषय से संबंधित जो कुछ भी अवलोकन करते हैं उसकी एक साझा समझ का विकास कर सकें जो उनके स्वयं के विकास में सहायक हो।
मिलजुल कर पूछते हुए सीखना। लर्निंग राउंड्स प्रक्रिया के अंतर्गत हर कोई मिलजुल कर पूछते हुए सीखता है। यह अपेक्षित नहीं है कि हमेशा ही समूह किसी समस्या विशेष का समाधान करेगा, बल्कि यह अपेक्षा है कि पर्यवेक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के मुद्दों से निपटने के लिए अगले चरणों के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर और नए विचारों के बारे में जानेंगे। आइए एक गतिविधि के माध्यम से अपनी समझ बढ़ाते हैं। गतिविधि का नाम है शिक्षकों से परिवर्तन एवं नवाचारों पर आधारित चर्चा। इसके अंतर्गत बेहतर शिक्षण अधिगम वातावरण के सृजन में नवाचारों की भूमिका पर सभी शिक्षकों से विचार आमंत्रित करेंगे। प्रत्येक शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से नवाचारों पर किए गए प्रयास एवं उपलब्धि पर बातचीत करेंगे और विचारों को साझा करेंगे। विद्यालय में अधिगम वातावरण का निर्माण। इसके अंतर्गत शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना। विद्यालय में अधिगम वातावरण को एक ऐसे वातावरण के रूप में समझा जा सकता है जो एक खुली मानसिकता एवं ज्ञान के लिए स्वतंत्र खोज को बढ़ावा देता है। अधिगम को एवं जो अधिगम में संलग्न है उन्हें मान्यता देता है। फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि प्राप्त करना एवं देना, परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देना, औपचारिक प्रक्रिया में ज्ञान और जानकारी साझा करना बेहद आवश्यक है। स्वयं के अभ्यास पर चिंतन को 2 स्तंभों में विभाजित करके समझा जा सकता है, जिसमें पहले स्तंभ का प्रमुख बिंदु है सिद्धांत का कक्षा में ज्यों का त्यों लागू किया जाना। दूसरे स्तंभ का प्रमुख बिंदु है अनुभव, अवलोकन और सैद्धांतिक संलग्नता पर आधारित अवधारणात्मक ज्ञान का निर्माण। इसी क्रम में पहले स्तंभ में पहला बिंदु शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। दूसरे स्तंभ के अनुसार समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। पहले स्तंभ के अनुसार शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। दूसरे स्तंभ के अनुसार शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषय क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। पहले स्तंभ के अनुसार सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता, जबकि दूसरे स्तंभ के अनुसार शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा, शिक्षण, अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। पहले स्तंभ के अनुसार शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता, जबकि दूसरे स्तंभ के अनुसार ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर मिलते हैं। नेतृत्व अभ्यास के लिए सतत चिंतन मनन होना बेहद जरूरी है। समस्याओं का सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एवं कुशलता के साथ रचनात्मक समाधान भी होना चाहिए। स्वयं के विकास के लिए सदैव सीखने की आवश्यकता एवं व्यावसायिक अभ्यास अति आवश्यक है। दल अधिगम के अंतर्गत किसी विद्यालय के स्टाफ को पहले से ही मौजूद एक दल के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जो उस विद्यालय से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने में लगा हुआ है। स्टाफ मीटिंग। विद्यालय की प्रक्रियाओं में स्टाफ मीटिंग होना एक सामान्य बात है और आमतौर पर यह महीने में 1 या 2 बार होती है। अधिगम केंद्रित शिक्षक बैठकों का संचालन। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अधिगम केंद्रित शिक्षक बैठकों का संचालन किया जाता है।
विद्यालय विकास में आई बाधाओं पर चर्चा की जाती है एवं नवाचारी शिक्षक अधिगम अभ्यास पर आधारित शिक्षकों से विचार आमंत्रित किए जाते हैं एवं आपस में उन्हें साझा करने की सलाह देना शामिल है। विद्यालय विकास के लिए एक नेतृत्वकर्ता के रूप में हम आइए एक गतिविधि के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। गतिविधि का नाम है स्टाफ के साथ विचार विमर्श करके मीटिंग के लिए एक एजेंडा तय करना। इसके अंतर्गत सभी सदस्य विचार प्रस्तुत करेंगे एवं आमंत्रित विचारों को सुझावों को नोट करेंगे। इसी के साथ ये प्रशिक्षण सत्र समाप्त होता है। थैंक यू।